नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। दिल्ली दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाने के लिए अनुरोध किया। साथ ही इस दौरान उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एवं बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए सहायता के लिए भी अनुरोध किया। साथ ही ऑटोमेटिक उद्योग में नवाचार और नई तकनीकी पर शोध एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का आग्रह किया, जिससे प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश भी आए, ताकि राज्य में निवेश बढ़ने के रोजगार सृजन के अवसर बढ़े, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भेंट, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से की भेंट। एमपी के गृह मंत्री ने सीएम धामी से की भेंट। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, शिष्टाचार भेंट की है। उत्तराखंड सदन में सीएम धामी से मिले नरोत्तम मिश्रा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सीएम धामी से नरोत्तम मिश्रा मिले हैं, उसके बाद शिष्टाचार भेंट की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की शिष्टाचार भेंट की गई है। नरोत्तम मिश्रा ने सीएम धामी से मिले हैं, उसके बाद शिष्टाचार भेंट की। तो एमपी के गृह मंत्री ने सीएम धामी से की शिष्टाचार भेंट। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं, उत्तराखंड सदन में सीएम धामी से मिले नरोत्तम मिश्रा। उत्तराखंड की धामी सरकार होली मिलन के कार्यक्रम निपटाने के बाद अब राज्य के बजट की तैयारियों में जुट गई है। गैरसैंण के भराड़ी सैन स्थित विधानसभा भवन में 13 मार्च से सत्र शुरू होगा। 15 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में खासकर रोजगार पर फोकस होगा। इसके साथ ही सरकार अवस्थापना विकास, पर्यटन, औद्योगिक विकास, खेती और उद्यानिक पर भी ज्यादा जोर देगी। सरकार का दावा है कि रोजगार केंद्रित बजट होगा और इसके साथ ही राज्य के बजट में केंद्र की झलक देखने को मिलेगी। वहीं माना जा रहा है कि धामी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड 2025 की दिशा को तय करने वाला होगा। इस बार का बजट हमने मुख्यतः उसमें जो आगे हमने प्रावधान किया है कि ये नौजवानों को और मातृशक्ति को समर्पित और विशेषकर रोजगार केंद्रित बजट होगा। और पूरी तरह से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों के लिए जो आम बजट आया है, सबकी आशाओं को, आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है, उसी को आधार मानकर, उसी को पाथेय मानकर हमने उत्तराखंड के बजट को भी बनाने का प्रयास किया। आप देख लीजिए प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड और तमाम घटनाएं इस प्रदेश के अंदर घटी है, उस पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आए दिन हर परीक्षा में नकल हो रही है, तो इस मुद्दे को हम सदन के अंदर उठाने का काम करें। महंगाई अपने चरम पर है। होली का जो तोहफा सरकार ने दिया, गैस की कीमतें बढ़ा करके, महंगाई एक मुद्दा है। फिक्स हो अधिकारी और कर्मचारियों की और सरकार की, लेकिन सरकार लगातार बच रही है। कहीं वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफेद पोस्ट नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष का संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफेद पोस्ट नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। दूसरा, आप ही के प्रश्न पे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। इन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 2.5 साल में पहला सत्र हो रहा है, एक दिन का सत्र नहीं चला 2.5 साल में। और अगर वाकई में इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं,
तो इनको सरकारी कार्य वहां से करना चाहिए। मुख्यमंत्री वहां रहे, मुख्य सचिव वहां रहे, विधानसभा के अध्यक्ष जी वहां रहे, वहां सारे कर्मचारी और अधिकारी रहे, वहां से उत्तराखंड का जो है सरकारी कामकाज हो, तब हम मानेंगे कि बीजेपी की नीयत सही थी और इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया। फिक्स हो अधिकारी और कर्मचारियों की और सरकार की, लेकिन बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि आज गैरसैंण के नाम पर जो भी विपक्ष आरोप लगाने का काम कर रहा है वो इस समय मुद्दा भी हो चुका है, इसलिए बेवजह गैरसैंण के नाम पर आरोप लगाने का काम कर रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि धामी सरकार बेहतर काम कर रही है, वहां पर अवस्थापना विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सरकार के काम नहीं दिख रहे हैं। गैरसैंण पर सियासत तेज हो गई है। सरकार के द्वारा ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है और विधानसभा की बहुत सारी गतिविधियों का संचालन गैरसैंण से इस समय हो रहा है। विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और केवल विरोध के लिए विरोध करना उनका एक प्रकार से ये नेचर बन चुका है, उनकी एक कार्यशैली बन चुकी है जिसमें कोई आधार नहीं है, कोई उसका बेस नहीं है। इस सरकार के द्वारा ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी। और योग गुरु बाबा रामदेव ने राहुल गांधी के विदेश में जाकर भारत के संबंध में की गई बयानबाजी पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो खाते हिंदुस्तान का है पर गीत पूरी दुनिया में दूसरे देशों के गाते हैं। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए और जिनको भारत में रहकर भारत की जनता का वोट लेकर नेता बनना है वो ऐसा काम कैसे कर जाते हैं। दरअसल कुछ लोगों की फितरत है, खाते हिंदुस्तान का है और गीत पूरी दुनिया के दूसरे देशों के गाते हैं। तो भारत में रह कर के ऐसे जो भारत और भारतीयता सनातन विरोधी जो लोग हैं, अब वो ऐसा करके अपने ही प्रति देश के अंदर एक अस्वीकार्यता, घृणा या नफरत का भाव पैदा करवाते हैं। तो मुझे तो लगता है राजनेताओं को तो ये काम कतई नहीं करना चाहिए कि भारत में रह करके जिनको भारत के लोगों के वोट लेकर के जिनको नेता बनना है वो ऐसा कैसा कर लेते हैं, ये सोच करके भी उनकी बुद्धि पर तरस आता है। दरअसल कुछ लोगों की फितरत है। और दायित्वधारियों की सूची लगभग से तैयार है। आपको बता दें कई दिनों से ये सूची तैयार की जा रही थी। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द मिल सकते हैं दायित्व, सरकार में जल्द मिल सकते हैं दायित्व। कार्यकर्ताओं को लंबे वक्त से नहीं मिला पद, लंबे वक्त से नहीं मिला राज्य मंत्री का पद, 13 मार्च से पहले मिल सकते हैं दायित्व। तो आपको बता दें कई दिनों से दायित्व को लेकर सूची बनाई जा रही थी तमाम अधिकारी द्वारा। अब दायित्व सूची जो है लगभग तैयार हो गई है, 13 मार्च से पहले पद इनको मिल जाएंगे और सूची तैयार हो चुकी है। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? और राज्य की धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल आगामी 23 मार्च को पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी ने अभी से ही अपने सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए रणनीति बना ली है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो 25 मार्च से 31 मार्च तक पार्टी का हर कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे प्रदेश में बृहद जनसंपर्क अभियान के तहत काम करेगा और राज्य सरकार की उपलब्धियां होंगी, उन उपलब्धियों को बूथ तक ले जाने का काम करेगा और आम जनता को रूबरू करवाएगा। अभी हमारी सरकार के गठन के 1 वर्ष 23 मार्च को पूर्ण होने जा रहा है और इस 1 वर्ष में सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उनको जो भी निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए हैं 25 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विस्तृत जनसंपर्क अभियान इसमें चलाए जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, जनहित में जो जो निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णयों को हम बूथ स्तर तक पहुंचाने का कार्यक्रम 25 मार्च से 31 मार्च तक लेंगे। अभी हमारी सरकार के गठन के 1 वर्ष 23 मार्च को पूर्ण होने जा रहा है
और जापान में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। इसके लिए आपके पास नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि जापान 2025 तक 25,000 पदों पर नर्सिंग स्टाफों की भर्ती करने जा रहा है। इसी के तहत देहरादून के राजकीय नर्सिंग कॉलेज में जापानी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और छात्रों से मुलाकात की। तो आपको बता रहे हैं, जापान में नौकरी पाने का ये अनोखा अवसर जो है मिल रहा है। नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आपको बता दें कि जापान के कई प्रतिनिधि मंडल जो है वहां पे पहुंचे हैं और कई पदों पे जो है वो भर्तियां निकाली गई है। आपको बता दें कि इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। आपको बता दें, प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों से मुलाकात की। राजकुमार रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल जो है, ये पूरा नाम बताया जा रहा है, और देहरादून पहुंचा है जापानी प्रतिनिधि मंडल। वहां पे पहुंच के उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। जैसे एक बीमार व्यक्ति घर में रहता है, जो हम घर में केयर करते हैं, वही केयर वहाँ पे ओल्ड एज पेशेंट के लिए करनी होगी। क्योंकि दवा देना तो वहाँ पे अलाउड नहीं है इंडियन नर्सेज को। सिर्फ वहाँ पे खाना खिलाना, उनके साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उनको जो अकेलापन महसूस होता है उसके साथ कन्वर्सेशन करना, ये सब चीज़ों के वो चाहिए। 25,000 नर्सेज चाहिए, 25,000 नर्सेज 2025 तक। तो जैसे एक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग पहल, टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही है। 4,000 लोगों को सिखाया जाएगा अतिथि सत्कार। पर्यटन कौशल विभाग ने लिया फैसला। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल दी जाएगी। आपको बता दें कि पीएचसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किए हैं ये फैसले। जानकारी दे रही कि स्किल काउंसिल के साथ एमओयू होगा और पीएचसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किए हस्ताक्षर। पर्यटन विभाग के अपर निर्देशक ने भी किए हस्ताक्षर। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बीमार व्यक्ति घर में रहता है, जो हम घर में केयर करते हैं, वही केयर वहाँ पे ओल्ड। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। और दुधली क्षेत्र के ग्रामीण लगातार सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन और ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज तक सिर्फ 8 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है, जिसके चलते आए दिन दुधली रोड पर हादसे हो रहे हैं। यहाँ अभी कुछ दिन पहले भी एक स्कूली छात्र जो है सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुका है। वहीं दूसरी ओर से एक पूर्व सैनिक भी कुछ दिनों पहले सड़क हादसे में उनकी मौत हो चुकी है, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष लगातार बढ़ते जा रहा है। जल्द से जल्द चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। जब से एक डिमांड है कि जो हमारा दूधली बाईपास रोड है, इसका चौड़ीकरण के लिए हम लोग आज एसडीएम साहब के पास आए हैं। हम चाहते हैं कि ये 8 किलोमीटर की जो रोड है, ये जल्द से जल्द चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। जब से हाईवे पर टोल लगा है, तब से सारा भारी ट्रैफिक इस दूधली रोड से निकलता है। और जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो इस रोड को, सारे ट्रैफिक को इस रोड पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। ना ही कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान दिया जाता है। और इसमें जो दुर्घटनाएं होती हैं वो हमारे क्षेत्र की जनता, हर किसी ना किसी महीने कितना दिन किसी न किसी की मौत हो रही है, जिससे सब लोगों में आक्रोश है। और हमारी यही मांग है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। पर अभी एक ज्ञापन देने आए थे दूधली क्षेत्र के कुछ लोग थे, उसमें जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानगण भी थे। उनका ये था कि उसका चौड़ीकरण, जो सड़क मार्ग है, चौड़ीकरण का मुद्दा है। और वो मेरे द्वारा अभी उन्हीं के सामने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश से बात की गई। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि ये जो प्रस्ताव है वो शासन स्तर को प्रपोजल भेजा जा चुका है। हमने इन लोगों से भी बात की कि आप लोग भी अपना पैरवी कर लीजिए, हम लोग भी जो ज्ञापन है उसको।
और पौड़ी जिला अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अस्पताल में आए दिन मरीजों के साथ हो रही अभद्रता और इलाज में लापरवाही से गुस्साए ग्रामीणों ने सरकार से अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग की है। बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार के दौरान पौड़ी अस्पताल को 3 साल के लिए पीपीपी मोड पर दिया गया था, जिसका बांड इसी साल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अब पौड़ी की जनता अस्पताल को पहले की तरह ही वापस सरकार के अधीन करने की मांग कर रही है। वहीं मामले में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का अस्पताल से कहना है कि अस्पताल का पीपीपी मोड पर रिन्यूअल करने से पहले लोगों से फीडबैक लिया जाएगा और अगर लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो पीपीपी मोड की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। पाता है, पूरा रेफर सेंटर जो बन गया है, लगातार इसमें जो है मरीज जा रहे हैं लेकिन डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, डॉक्टर हैं तो वो अनुभवी डॉक्टर नहीं है और लगातार इसी तरीके से लगातार रेफर सेंटर है, यहाँ से श्रीनगर भेज रहे हैं मरीजों को। छोटे छोटे इलाजों के लिए भी हम लोगों को अब जो है श्रीनगर पर निर्भर होना पड़ रहा है। पाता है पूरा। देखिए, अनुबंध की शर्तें होगी कि पहले हम वहाँ जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे, फीडबैक वहाँ के लोगों से पूछेंगे और अगर फीडबैक अच्छा मिलेगा तभी हम रिन्यूअल करेंगे, नहीं तो फिर रिन्यूअल की शर्तें जो है जब समाप्त होंगी फिर अपना सरकारी हिसाब से उसको चलाया जाए। देखिए, अनुबंध की शर्तें होगी कि पहले हम वहाँ जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे। और प्रदेश में अस्थायी पलायन की दर में बढ़ोतरी, हर रोज करीब 230 लोग कर रहे हैं पलायन। दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, 22 सालों से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं लोग। पिछले 4 साल से टिहरी अल्मोड़ा में सबसे अधिक पलायन हुआ है। दूसरी अंतिम रिपोर्ट में पलायन के कारण शामिल नहीं है। बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। बुनियादी सुविधाएं जो है उनको नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से ये पलायन हो रहा है। हाल ही की रिपोर्ट में पता चला है कि किस तरीके से लोग ग्रामीण इलाकों से आगे बढ़ रहे हैं और पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनको बेसिक नीड जो होती है, बुनियादी सुविधाएं जो होती है वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए। और देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री धामी के कार्यों की तारीफ की। विधायक ने कहा सरकार में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड के बनने से राज्य में 4 धाम की यात्रा सुगम हो चुकी है। ऐसे में विधायकों की यही मांग है कि एक बार फिर से सड़कों की साफ सफाई कराई जाए, जिससे यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने 4 धाम को लेकर बैठक ली है। निश्चित तौर पर रोड का जो जहाँ पे कहीं मलबा वगैरह इत्यादि सब साफ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार ने 4 धाम को लेकर बैठक के लिए जो दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए, संबंधित अधिकारी होते हैं, अधिकारी उसका पालन करें। निश्चित तौर पर यात्रा जब से ऑल वेदर रोड बनी है तब से यात्रा बहुत ज़्यादा सुगम हो गई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने 4 धाम को लेकर बैठक ली है। निश्चित तौर पर रोड का जो जहाँ पे कहीं मलबा वगैरह इत्यादि सब साफ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार ने 4 धाम को लेकर बैठक के लिए जो दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए, संबंधित अधिकारी होते हैं, अधिकारी उसका पालन करें। निश्चित तौर पर यात्रा जब से ऑल वेदर रोड बनी है तब से यात्रा बहुत ज़्यादा सुगम हो गई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने 4 धाम को लेकर बैठक ली है। निश्चित तौर पर रोड का जो जहाँ पे कहीं मलबा वगैरह इत्यादि सब साफ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार ने 4 धाम को लेकर बैठक के लिए जो दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने। और अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मसूरी झील के पास हुआ हादसा, कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पुलिस पहुंची है, आईटीबीपी के जवान घायलों को रेस्क्यू करने में जुट गए हैं। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि खाई में कार गिर गई है, मसूरी के पास की ये घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची और साथ में आईटीबीपी के जवान घायलों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार में सवार थे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो मसूरी झील के पास ये हादसा हुआ है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि खाई में कार गिर गई है। आईटीबीपी के जवान जो है रेस्क्यू करने में लगे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी मसूरी से। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।